दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए एनर्जी पे चर्चा करेंगे और एनर्जी से संबंधित सभी आयामों को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके 3 वीडियो होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इसलिए इसमें 3 वीडियो के माध्यम से इसमें कवर करेंगे। उससे पहले यदि आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर आप जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उसका चार्ज 2500 है। आइए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका जो है कैसे लिखिएगा। देखिए इसमें एनर्जी के जो सेपरेट अगर एनर्जी से होलिस्टिक क्वेश्चन आ जाएगा तो उस स्थिति में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। सौर ऊर्जा में, जैव ईंधन में, हाइड्रोजन ऊर्जा में, जल विद्युत में, अगर इससे नवीकरणीय ऊर्जा में, अगर इससे रिलेटेड अगर आ जाता है तो फिर उसकी भूमिका में बदलाव आ सकता है, जो हम अलग अलग समयों पर चर्चा करेंगे। पीडीएफ में सब चीज़ है। इस बार एडवांस पीडीएफ तैयार किया गया है। बस कुछ नहीं करना है, केवल डायग्राम का जो फ्लो चार्ट का जो भी फ्लो चार्ट में जो भी तथ्य दिए गए हैं, जो भी कंटेंट है फ्लो चार्ट में, बस वो रटा होना चाहिए। रटा होना चाहिए, आंसर लिखा जाएगा। इस बार हम जो है एकदम नया एक्सपेरिमेंट किए हैं और पीडीएफ इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप सारा बीपीएससी मेंस की सिलेबस को जो है आप 1 सप्ताह में पूरा पढ़ लेंगे, 1 सप्ताह में पूरा रिवीजन कर लेंगे। उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। बस एक दिन में जो एक दिन साइंस डे कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करके सारे सेक्शन 1 सप्ताह में आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए पीडीएफ इस बार बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। एडवांस बैच है। मुझे नहीं लगता है कि लोग इस तरीके से जो है अपना कोचिंग का नोट जो है तैयार करते होंगे। हमको इस पर डाउट लगता है, क्योंकि हमको भी बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि किन लोगों कोचिंग का कैसा क्या है, तो हमको जो है सब आइडिया रहता है। इसलिए एडवांस बैच है। आप लोग अच्छा से पढ़िए और मुझे लगता है कि पीडीएफ में जिस तरीके से लिखा गया है आप लिख कर आ जाइएगा, हाईएस्ट मार्क्स आएगा, हाईएस्ट मार्क्स। तो आइए हम लोग सबसे पहले ऊर्जा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। देखिए, ऊर्जा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला लाइन यही होगा। जीवन को सरल और आसान करने और देश के आर्थिक विकास को तेज करने में ऊर्जा का महत्व है। देश का विकास ऊर्जा के प्रसार और विकास पर निर्भर करता है। कोई देश अगर कितना प्रगति करना चाहता है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वह ऊर्जा का विकास और प्रसार कितना कर रहा है, ऊर्जा का कितना महत्व है। भूमिका फिर से एक बार, देश की प्रगति में ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन को सरल और आसान करने और देश के आर्थिक विकास को तेज करने में ऊर्जा का महत्व है। देश का विकास ऊर्जा के प्रसार और विकास पर निर्भर करता है। बस इतना लिख के अब नीचे जैसा क्वेश्चन होगा वैसा, अब मान लीजिए सौर ऊर्जा से होगा, इसको लिख दीजिए, तब सौर ऊर्जा पर स्टार्ट कीजिए। अब कुछ नहीं पता है तो इसको लिखिए और तब जो है जो ऊर्जा पूछ रहा है उससे पूछिए, या ऊर्जा संकट आ रहा है तो उसको लिखिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ये लाइन स्पष्ट कीजिए, सब ऊर्जा में ही आ जाता है और फिर आगे लिखा जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स का हम सेपरेट, जैसे कि जैव ईंधन है तो उसका हम अलग भूमिका बताएंगे, अलग। सौर ऊर्जा है तो उसका अलग भूमिका बताएंगे, लेकिन इसको लिख के तब उसकी भूमिका लिखिए, तब स्थिति जो है अच्छी होगी। क्योंकि भूमिका क्या होता है, फर्स्ट आकर्षण होता है, फर्स्ट आकर्षण होता है। फर्स्ट आकर्षण में अगर आप थोड़ा भी मिस किए तो हो गया कहानी। इसलिए जो पहली बार का जो आकर्षण होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल जो है जचने वाला होना चाहिए। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब ऊर्जा का क्या महत्व है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले देश की आर्थिक विकास की प्रगति, मतलब देश की प्रगति में, अब देश की प्रगति में ऊर्जा का महत्व है तो प्रगति देश कैसे करेगा।
अब देश की प्रगति जो भी होगा, आप कृषि का विकास, अब खास सुरक्षा के लिए कृषि का विकास, अब कृषि में क्या होगा, सिंचाई के लिए, कृषि मशीनीकरण के ट्रैक्टर, थ्रेसर, इस सब के लिए, कृषि वस्तु के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। बिना ऊर्जा के होगा? बिना ऊर्जा का नहीं होगा, बिना विद्युत का होगा। अब कोई किसान उत्पादन कर रहा है और अपने उत्पादन को बाजार में ले जाना चाहता है तो क्या चीज से ले जाएगा? पहले के जमाने में टायर बैल चलता था, लेकिन खराब होने वाले वस्तु तो रास्ते में सड़ जाएगा। इसलिए कृषि, समुचित कृषि के विकास में, चाहे सिंचाई हो, कृषि की मशीनीकरण हो, या दवा छींटने वाला मशीन हो, समझ रहे हैं, या कृषि वस्तु की परिवहन हो, उसमें सब चीज ऊर्जा द्वारा संचालित है। दूसरा है उद्योग। सभी औद्योगिक गतिविधियां ऊर्जा से संचालित होती है, ऊर्जा के विकास पर निर्भर करता है। चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो से संबंधित उद्योग हो, या एल्युमिनियम उद्योग हो, या भारी मशीनरी उद्योग हो, सभी प्रकार के या उद्योग। उसके बाद जीवन को सरल बनाने में, जीवन को आपको सरल कैसे बनाए? ऊर्जा से ही नहीं। मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में बैटरी नहीं रहेगा, मोबाइल चलेगा? गर्मी में रहते हैं, बाहर से आते हैं, एसी चला देते हैं, पंखा चला देते हैं, जीवन को आसान। सामान बाजार से ले आते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज किससे चलता है? बटन टिपते हैं, काम हो जाता है, किससे चलता है? वॉशिंग मशीन, कपड़ा डाल देते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, गड़ भी जाता है। सुखाने वाला भी मशीन आ गया हुआ है। जहाँ ठंडा लग रहा है, हीटर चला देते हैं, चौकी के नीचे सो जाते हैं। यही ना है। अब चौकी का कल्चर खत्म हो गया है, पलंग आ गया है पलंग आ गया है। तो यह स्थिति है। तो पलंग के नीचे चला देते हैं। ठंडा घर है, अब मान लीजिए ठंडा दिन में स्नान करना है, गीजर चला देते हैं, या पानी में जो रस डाल देते हैं, गर्म पानी हो जाता है, स्नान करने लगते हैं। देख रहे हैं ना, जीवन को सरल बना रहा है ऊर्जा ना। अब घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी चला देते हैं, अब जलावन जलाने की जरूरत नहीं है, एलपीजी गैस सिलेंडर लगा देते हैं, खाना बन रहा है। सारा चीज ऊर्जा के आपके जीवन को सरल और आसान बनाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य है जीवन को सरल और आसान। ये सारा टेक्नोलॉजी का ही खेल है। अब जो है सर्विस उद्योग में जो है बैंकिंग हो गया। अब बैंक जो है ऊर्जा पर चलता है, बैंक में इंटरनेट काम करता है, लाइट का काम करता है। अब जहाँ घर में घरेलू प्रकाश में, बिना प्रकाश में ट्यूबलाइट के आप अंधेरा में कितना दिन रहेंगे? पढ़ पाएंगे? लालटेन में भी ऊर्जा चाहिए, मिट्टी तेल, वो भी तो ऊर्जा ही है ना ये भी तो ऊर्जा ही है। तो सर्विस उद्योग और सेवा उद्योग में देखिए, सारे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जितने भी सॉफ्टवेयर उद्योग है, बैंकिंग हो, स्वास्थ्य हो, रक्षा हो, मतलब नहीं, हाँ रक्षा अलग है, हाँ रक्षा भी ले लीजिए। उसके बाद जो है परिवहन संचार हो, अब ट्रक, बस, मेट्रो, ये सब किससे चलता है? टेम्पू, मोटरसाइकिल, सब किससे चलता है? ऊर्जा से चलता है। तो देश की प्रगति यानी आपके जीवन के साथ साथ ये सारे जो है ऊर्जा के विकास पर निर्भर करता है। अब ऊर्जा का महत्व समझ गए होंगे। इसी को अपने भाषा में लिख देना है, पॉइंट बना के ऐसे बनाना है। ज्यादा लिखने पर जोर मत दीजिए। सीधे जो है नए मॉडल में क्या है, लिखिए कम, फ्लो चार्ट डायग्राम ज्यादा बनाइए। फाइनल एसडीएम। चलिए, अब जो है ऊर्जा संकट क्या है, पीडीएफ में इसको लास्ट पेज में दिया गया है, लेकिन वीडियो में पहले बता रहे हैं, याद रखिएगा। ऊर्जा संकट क्या है? अब मान लीजिए आपके पास किसी चीज का संकट कैसे हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। चावल का खाद्य संकट, खाने पीने की समस्या है, खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। आर्थिक संकट, पैसा की कमी है, आवश्यकता अधिक है, पैसा की कमी है, आर्थिक संकट पैदा हो गया है, वित्तीय संकट पैदा हो गया है। तो ये जो संकट कई प्रकार के होते हैं, सुन लीजिए। लेकिन जो संकट है वह मुख्यतः अभाव को ही संबोधित करता है। किसी भी वस्तु जिसकी आप इच्छा करते हैं, अगर वह नहीं है,
उसकी संकट जो है हो जाती है। समझ रहे हैं? तो यह संकट है ऊर्जा के संदर्भ में। ऊर्जा संकट जो है ऊर्जा के मांग की तुलना में उसकी कम आपूर्ति को संबोधित करता है। यानी भारत में जो ऊर्जा की जितनी मांग है उसकी तुलना में उसकी आपूर्ति कम है, जिससे यह संकट पैदा हुआ है। अब देखिए ऊर्जा की क्या स्थिति है भारत में। भारत में देखिए 2021-22 में ऊर्जा की मांग जो है 217.6 मीट्रिक टन तेल तुल होने की संभावना है और वर्तमान में पूर्ति जो है 642 मीट्रिक टन है। यानी आप 217 जो है आपको आवश्यकता है, आपूर्ति आपका हो रहा है 642 में। यानी इसमें माइनस अगर कर दीजिएगा तो कितना होगा, आप देखिए 7 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 4 गया 7 और 9 में से 3, 375.6 मीट्रिक तेल तुल जो है आपका अभावग्रस्त है, यानी इसकी कमी है। ऊर्जा संकट की स्थिति है। दूसरा डाटा, भारत में 2035 तक ऊर्जा की मांग में 4.2% की वार्षिक वृद्धि दर होने की संभावना है। वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 11% बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ मांग बढ़ रहा है, मांग बढ़ता जा रहा है। और मांग क्यों बढ़ रहा है? जैसे जैसे देश की साक्षरता बढ़ेगी, शहरीकरण, नगरीकरण, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी का विस्तार होगा, मेक इंडिया का विस्तार होगा, वैसे वैसे ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी। आप ही को ले लीजिए, अभी जो है चलते हैं आप मोटरसाइकिल से, कल एसडीएम बन जाइएगा, तुरंत कार होगा, तुरंत जो है लग्जरियस एसयूवी होगा, लग्जरियस कार जो है हो जाएगा। और पेट्रोल या डीजल या सीएनजी वाहन आप यूज करेंगे। जैसे जैसे देश की संपन्नता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाएगी। संपन्नता बढ़ेगा तो लोग मांग करेंगे तो उत्पादन होगा, और उत्पादन करने के लिए एनर्जी चाहिए। साथ ही साथ बड़ा सा बंगला बनवाइएगा। अभी जो है एगो बल्ब जो है जला के सोते होंगे, कल ऑफिसर बन जाइएगा, लाइन लग जाएगा, बल्ब का लाइन लग जाएगा। यह स्थिति है और मुझे विश्वास है कि आप लोग लाइन लगाएंगे, कि ऑफिसर तो बनना है आप लोगों को। जीसीएस आईएएस में जो लोग ज्वाइन किए, समझिए उनका ऑफिसर बनना तय है। मेरा अपना मानना है, क्योंकि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज पता चलेगा कि जीसीएस आईएएस के मेंस बैच से कितने लोग सफल हुआ है। रिजल्ट आ जाएगा आज। तो 375.6 मीट्रिक टन आप देखिए, ये तो मांग है। अब देखिए आपूर्ति क्या है। भारत में कोयले का सीमित भंडार है, मात्र विश्व की कोयला भंडार का मान 5.6% है। अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से खनिज तेल का आपका भंडार जो है अनुमान के अनुसार 7 करोड़ टन के आसपास, यानी विश्व के कुल खनिज तेल का 0.42 आपके पास है। कोयला का 5.6% है। प्राकृतिक गैस का शुद्ध प्राप्त भंडार 1119.55 अरब घन मीटर है। जल विद्युत के लिए भारत की संभावना 1,45,320 मेगावाट है, लेकिन इसमें 1/4 का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसमें भी चुनौती जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़। आप देखते होंगे हम 13 साल के बाद इस बार घर गए थे, तो पहले जहां नदी नाला पोखर में जो है पानी रहता था, सारा सूखा हुआ मिला था, सारा सूखा हुआ मिला था। और रास्ते में देख रहे थे, जहां हम लोग देखते थे कि पानी रहता था, सारा सूखा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण जिस तरीके से भूमिगत जल का, नदी जल निकाय का जल का स्तर कम हो रहा है, घट रहा है, उस तरीके से जल विद्युत पर भी एक संकट मंडरा रहा है। परमाणु ऊर्जा। अब देखिए परमाणु ऊर्जा के लिए 2 प्रकार के खनिजों की जो है मुख्य रूप से जरूरत होती है, यूरेनियम और थोरियम। आपके पास थोरियम का विशाल भंडार है, लेकिन थोरियम को दोहन करने के लिए आपके पास प्रौद्योगिकी ही नहीं है। यूरेनियम का आपके पास सीमित भंडार है, लेकिन परमाणु ऊर्जा की अपनी चुनौती होती है। यूरोपीय देश परमाणु ऊर्जा से मुंह फेर रहे हैं। सुरक्षा संबंधी चुनौती है, बीकन संबंधी चुनौती है।
तो इसमें चुनौती है। अब इसी को लेकर अब देखिए यह है, और यही परिणाम है कि भारत में जो है जितना मांग है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है और ऊर्जा संकट से ग्रस्त है। अब ऊर्जा संकट के क्या पहलू है, ऊर्जा संकट के, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ऊर्जा संकट की पहलू देखिए, तेल की कीमतों, स्फीति, मुद्रास्फीति, महंगाई में वृद्धि। अब देखिए तेल की कीमतों, अस्फीतिकारी प्रभाव। अब ऊर्जा संकट में क्या है कि आप जैसा कि जानते होंगे भारत जो है अपने तेल आवश्यकता का 80% के लगभग है वह मध्य पूर्व के देशों से, अमेरिका से आयात करता है। अब जो है तेल की कीमतों में वृद्धि आयात करता है। जब भी ओपेक देशों द्वारा, तेल निर्यातक देशों का संगठन का नाम है ओपेक, यह तेल के मूल्यों में वृद्धि हमेशा करता रहता है। या जब भी मध्य पूर्व में, चूंकि अशांत एरिया है मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, जहां सारे देश है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब, यहाँ हमेशा आए दिन संकट की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता की स्थिति बनी रहती है। जब भी कोई संकट होता है तेल के उत्पादन में गिरावट हो जाता है, कटौती हो जाता है, या तेल के दाम में वृद्धि हो जाती है। तेल के दाम में वृद्धि होगा तो भारत के तेल के आयात पर जो होने वाले व्यय है वह बढ़ जाता है। तेल के मूल्य में वृद्धि होने से भारत में महंगाई बढ़ जाती है। आज देख रहे हैं तेल के मूल्यों में वृद्धि, 100 रुपये पेट्रोल चला गया, डीजल चला गया। हम दिल्ली आने से पहले 40 रुपये पेट्रोल हम यूज करते थे, 50 रुपये पेट्रोल, लेकिन आज जो है 100 रुपया हो गया है। यह स्थिति है, आप देख रहे हैं तेल के मूल्यों में। तो ऊर्जा संकट में क्या होता है कि जब भी तेल के दामों में वृद्धि होती है भारत में महंगाई बढ़ जाता है, पहला पहलू। दूसरा पहलू है खनिज तेल पर बढ़ता हुआ आयात व्यय। अब देखिए खनिज तेल के आयात पर जो है सरकार का 1973-74 में एक डाटा बता रहे हैं ओपेक द्वारा, 1973-74 में तेल के आयात पर भारत के जो निर्यात से आय प्राप्त होता था उससे 12 से 13% ही खर्च किया जाता था। आज स्थिति क्या हो गई है 2018-19 के हालिया, देखिए कुछ क्षेत्रों में डाटा प्राप्त नहीं होता है जल्दी, तो देखिए 3 साल तक का अगर डाटा आप दे देते हैं करेंट माना जाएगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सही माना जाएगा। आप घबराइए नहीं डाटा से, हमको पूरा ध्यान है। तो आप देखिए 1973-74 में तेल के आयात में भारत का जो निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी उसका 12 से 13% खर्च किया जाता था। आज जो है स्थिति यहाँ है कि आज भारत की निर्यात आय से, यानी निर्यात से जो आय प्राप्त होता है उसका 40%, याद रखिएगा, उसका 40% जिससे अधिक जो है खर्च किया जाता है तेल के आयात पे। कहाँ 1973-74 में 12 से 13% था और 2018-19 में हो गया है 40%। आप देख रहे हैं तो कैसे तेल के आयात पर सरकार का व्यय बढ़ता जा रहा है। और दूसरा है सभी वाणिज्यिक ईंधनों में मांग आपूर्ति में असंतुलन है। सारे जितने भी ईंधन देख रहे हैं सबके मांग और आपूर्ति में असंतुलन बना हुआ है। जितना इस सब की मांग की जरूरत है उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। तो यह ऊर्जा संकट की स्थिति है। आप देख लिए पीडीएफ में दिया होगा, कई बार पढ़िएगा, सीधा ठहरेगा नहीं कोई। आइए अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा संकट का क्या प्रभाव है। अब अभाव, अगर आपके पास तेल की कमी हो जाती है, कोई वस्तु की कमी होती है, तो सबसे पहले क्या होगा, उससे रिलेटेड क्षेत्र में जो है बाधा हो जाएगा, यानी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास में बाधा, या देश के प्रगति में भी बाधा पैदा होता है। क्योंकि ऊर्जा देश के प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ऊर्जा संकट होगा तो यह देश की प्रगति को क्या करेगा, रोक देगा। अब प्रगति को कैसे रोकता है यह देख लीजिए। कृषि का मशीनीकरण, कृषि वस्तुओं के परिवहन, सिंचाई, देख रहे हैं धीमा हो जाएगा। जो सप्लाई चेन है रुक जाएगा। यानी सप्लाई चेन का अर्थ है जो वस्तु का परिवहन होता है वह रुक जाएगा।
क्योंकि परिवहन साधनों के लिए ईंधन ही नहीं रहेगी। जितने भी औद्योगिक कारखाने, उद्योग धंधे हैं वह ठप पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ऊर्जा संकट का, भुगतान शेष पर जो है अब ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि हो गया है, तेल के दाम में वृद्धि हो गया है। अब तेल के दाम में वृद्धि होगा तो आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो है विदेशी मुद्रा खर्च करेंगे तेल के आयात पे। इससे भुगतान शेष पर दबाव पड़ेगा, वही देश के चालू खाता बढ़ेगा। और चालू खाता बढ़ेगा तो देश में आर्थिक अस्थिरता या भुगतान संकट पैदा हो जाएगा। अगला है ऊर्जा गरीबी। ऊर्जा संकट, चूंकि ऊर्जा संकट ऊर्जा के अभाव को संबोधित करता है, अब इससे जो है ऊर्जा गरीबी पैदा होता है। अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं ऊर्जा गरीबी कैसे है। शहरी लोग अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं भारत में, ग्रामीण लोग कम ऊर्जा का उपभोग, क्योंकि शहरी लोग जो है टीवी, पंखा, फ्रिज, सारा गाड़ी सब रखे। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों के पास टीवी, फ्रिज नहीं होगा। अभी टीवी तो हो जाएगा, फ्रिज नहीं होगा, बढ़िया सीलिंग फैन नहीं होगा, एसी नहीं होगा। तो भारत में ऊर्जा गरीबी जो है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों, विभिन्न शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के बीच, और ग्रामीण क्षेत्रों में एक घर से दूसरे घर, किसी घर में बिजली लगा हुआ है कि लालटेन जला रहा है, देख रहे हैं ना। ऊर्जा गरीबी आपके सामने में है ना। तो ऊर्जा के अभाव के कारण ऊर्जा गरीबी पैदा होता है। अब सरकार इस गरीबी को दूर करने के लिए सब घर में उज्ज्वला योजना, सिलेंडर रसद, गैस सिलेंडर, सौभाग्य योजना, बिजली के कनेक्शन सबको मिल रहा है, देख रहे हैं ना। और सतत विकास लक्ष्य जो है वो कहता है, सतत विकास लक्ष्य 7 सभी के लिए ऊर्जा पहुंच की बात कहती है। लेकिन जब ऊर्जा के अभाव होगा तो सभी को ऊर्जा पहुंच नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। तो इसके प्राप्ति में भी, चूंकि सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना है विश्व के सभी देशों को, और यह तभी प्राप्त होगा जब सब लोग ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। लेकिन भारत में ऊर्जा संकट है, तो यह स्थिति है। तो ऊर्जा संकट के आप प्रभाव देख लीजिए। अब ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, हम थोड़ो एक बार चर्चा करेंगे। अब ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए घर में अगर आपके पास किसी के घर में पेन, मान लीजिए चावल नहीं रहता है, तो खाने के कोई भी वस्तु मिल जाएगा तो लोग खाता ही है, कुछ ढूंढता रहता है। मान लीजिए पेने गायब हो गया, आप लिखते हैं कोई जो है अच्छा पेन से, अब बहुत सारा पेन मार्केट में आ गया है, बहुत सारा पेन है। पहले जेटर चलता था, अभी तो हम लोग दूसरा पेन से लिखते हैं, उसका पेंटेन का एक पेन आता है, हम उसी से लिखते हैं। मान लीजिए हम पेंटेन के पेन से लिखते हैं, अब पता चला वो खत्म हो गया है। खत्म हो गया है तो सोचते हैं कि कोई मिल जाए जिससे अभी काम चला लेंगे, फिर मार्केट जाएंगे तो ले लेंगे। तो ऊर्जा गरीबी जो है, मतलब तो अब क्या है, आप देखते ही रहते हैं। अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार का प्रयास हम बोल देते हैं, एक बार देखिएगा, हम सबकी चर्चा करेंगे अलग अलग। ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार जो है परंपरागत ऊर्जा, अब मान लीजिए आपके पास कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस का जो भी भंडार है, आप कोशिश करेंगे कि उसका अधिक से अधिक हम दोहन करेंगे। ये संपत्ति घटता है, अगर व्यक्ति की वस्तु की कमी होती है, पैसा नहीं रहता है, तो अपना जमीन बेच देता है, जमीन बेच के अपना काम चलाता है, अब अपना काम चला लेगा। तो यह स्थिति होती है। और जमीन बेचने वाला में जो है वो हम भी हैं, हम भी जो है जमीन बेच दिए, तो यह स्थिति है। तो परंपरागत ऊर्जा का जो है क्या करता है, लोग जो है दोहन करेगा। तो भारत सरकार भी परंपरागत ऊर्जा के दोहन के लिए कई प्रयास किए हुआ है, हम एक एक करके थोड़ा सा दिखाएंगे। सबसे पहले सरकार क्या किया है, कोयला क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोयला जो है, कोयला क्षेत्र के खनन में 100% FDI की अनुमति दे दिया है। इससे क्या होगा,
विदेशी निवेशक भारत में कोयला का खनन करेगा, एफडीआई या कोई भी भारतीय कोयला उद्योग होगा, कोयला उद्योग कंपनी है, और उसमें वो निवेश करेगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा खनन के लिए, पेट्रोलियम। उसके बाद कोयला क्षेत्र के दोहन के लिए एक तो एफडीआई की मंजूरी दिया गया है और दूसरा एक नया कानून भी पास किया गया है। उस कानून को नाम हम बता रहे हैं। उस कानून में अब देखिए नया कानून क्या है, कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015। अब इसके माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से कोयला की नीलामी की व्यवस्था की गई है। कोयला खान विशेष अधिनियम 2015 पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई है। खनिज तेल के लिए दोहन के लिए सीबीडी, कोल बेड मीथेन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, सभी प्रकार के खनिज तेलों के खनन के लिए नई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति जो है लागू की गई है और इसमें एकल लाइसेंस की व्यवस्था की गई है, मूल्य निर्धारण की छूट दी गई है। जो पहले के हाइड्रोकार्बन नीति था उसमें जो है अलग अलग, जैसे कोई प्राकृतिक गैस का खनन कर रहा है, कोई पेट्रोलियम का खनन कर रहा है, कोई कोल बेड का खनन कर रहा है, तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था था, सबके लिए अलग अलग मूल्य निर्धारण की व्यवस्था थी, प्रणाली था। अब सबके लिए एक समान व्यवस्था किया गया। आप एक लाइसेंस ले लीजिए और कोई भी खनन करना है तो कीजिए, इससे उत्पादन बढ़ावा मिलेगा। एकल लाइसेंसिंग की व्यवस्था अपनाई गई है और इसके माध्यम से जो खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, इसका उत्पादन जो है बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं प्राकृतिक गैस के लिए, प्राकृतिक गैस में एक देश एक गैस ग्रिड, प्राकृतिक गैस के संतुलन उपयोग के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए एक देश एक गैस ग्रिड की संकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्राकृतिक गैस के नेटवर्क के माध्यम से समूचे देश को जो है जोड़ा जाएगा। अब पूर्वोत्तर भारत के लिए इंद्रधनुष योजना, अभी मंगलोर में ही प्रधानमंत्री एक पाइपलाइन की घोषणा किए हैं, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। अब इसके माध्यम से समूचे देश को जो है गैस पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। तो परंपरागत ऊर्जा के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है, आप देख रहे हैं। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर जो है हरित ऊर्जा को सरकार बढ़ावा दे रही है ऊर्जा सुरक्षा के लिए। हरित ऊर्जा में क्या है, सौर ऊर्जा आप देख ही रहे हैं, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा के भी कई प्रकार है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जो आगे देखेंगे आप। बायोमास ऊर्जा, अब ये जो ऊपर वाला समुद्री छोड़ के सौर, पवन, लघु जल विद्युत, बायोमास के उत्पादन के लिए सरकार जो है 2022 तक 1,75,000 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और जिसे बढ़ाकर 2030 तक 450 गीगाबाइट कर दिया गया है। इसके लिए प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में सरकार इसके अलावा बैटरी चालित वाहन फेम इंडिया 1 और 2 शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया है। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 इसको बढ़ावा सरकार दे रही है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, तो आप देख रहे हैं ये तमाम जो है ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो है प्रयास। इसके अलावा ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है हम सबको आपको थोड़ा बता दिए हैं, आपको याद रखना है। अब हम जो है सारे पर चर्चा करेंगे एक एक करके क्या क्या है। हम थोड़ा सा इसको एक बार और जो है लिख कर बताएंगे। थोड़ा सा आप क्या कीजिए, ऊर्जा के उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के प्रकार देख लीजिए। उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत हैं। उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में हम बांटते हैं। पहला एक परंपरागत है और दूसरा है नवीकरणीय या हरित ऊर्जा। याद रखिएगा, कितना लोग इसी में मिस कर जाएंगे, हरित ऊर्जा में हम क्या लिखे, अरे यही सब ना है। हाइड्रोजन ऊर्जा भी जोड़ दीजिए इसमें।
जैव ईंधन भी जोड़ दीजिए, हम लिखिए देते हैं हाइड्रोजन, जैव ईंधन। जैव ईंधन भी तो यही है, हाइड्रोजन ऊर्जा, जैव ईंधन। इसके अलावा आप सीएनजी वाहन को भी लिख सकते हैं, बैटरी चालित वाहन को भी आप जोड़ सकते हैं। बैटरी भी हरित ऊर्जा में आता है। अब आप समझ गए होंगे इससे रिलेटेड। अब इसी सब की व्याख्या करनी है। तो हम ऊर्जा की उपलब्धता के आधार पे ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक परंपरागत, भारत में परंपरागत, एक हरित या नवीकरणीय। परंपरागत ऊर्जा में कुछ चुनौतियां हैं। एक तो जो है, इससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, जैसा कि जानते होंगे। भारत में इसका भंडार सीमित है। यहाँ देख लीजिए, कोयला का भंडार 5.6 विश्व का, पेट्रोलियम का भंडार विश्व के कुल भंडार का 0.42, अगले कुछ वर्षों में सब समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का भंडार आपके पास 1119.55 अरब घन मीटर है। जल विद्युत की संभावना 1,75,320 मेगावाट है, लेकिन आप जल विद्युत पर संकट है, जल विद्युत पर भी संकट है। इसके अलावा इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता को लागू करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान की घोषणा किया है। इसके तहत 2033 से 35 तक अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 33 से 35% भारत को करना है, कटौती करना है। यानी ग्रीन हाउस गैसों में 2030 तक 33 से 35% कटौती करने का लक्ष्य रखा है भारत। अब इसके लिए क्या करना होगा? अब नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा दक्ष, इसमें ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना होगा, मितव्ययता के साथ प्रयोग करना होगा। तो इसमें चुनौती 3 प्रकार के प्रमुख रूप से है। एक तो इससे ग्रीन हाउस गैस पैदा होता है, पर इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण फैला होता है। ग्रीन हाउस गैस से जलवायु परिवर्तन होता है। और दूसरा है, इसका भंडार सीमित है। दूसरा और अगला पॉइंट है, इसकी रख रखाव की लागत भी अधिक है। रख रखाव की लागत भी अधिक है। तो कुछ चुनौतियां हैं, बस इतना ही लिख दीजिएगा, रख रखाव की महंगी लागत है। हो गया, पॉइंट लिखा, एलोबरेट हो गया, ज्यादा व्याख्या मत कीजिए, कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम को लोग आते हैं, सीधे लेके चले जाते हैं, वो बिना व्याख्या के रिजल्ट ले रहे हैं। और हिंदी मीडियम के लोग व्याख्या करेंगे, कुछ नहीं, आप भी उसी पैटर्न पर लिख के आइए, रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह स्थिति है, आप देख रहे हैं। और अब नवीकरणीय ऊर्जा में क्या लाभ है? नवीकरणीय ऊर्जा तो क्या है, एक तो पर्यावरण अनुकूल है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान है INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत जो है भारत अब 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती करेगा। ये लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा से क्या होता है, स्थानीय क्षेत्रों का विकास प्राप्त होता है। सतत विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति होगी। आपके पास नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक भंडार है, सौर ऊर्जा का व्यापक भंडार है। 7 लाख मेगावाट सुपर सौर ऊर्जा का संभावना भारत में है। 1,45,000 जल विद्युत की संभावना है। इसके अलावा भी जो है बड़े पैमाने पे और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का 1 लाख मेगावाट की संभावना है आपको, और इसका दोहन आप कम कर रहे हैं। तो स्थिति जो है, इसके अलावा इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया, अब टरबाइन है, सोलर पैनल है, उसका पाइप है, इससे बढ़ावा मिलेगा। उसका प्लांट बैठाएंगे, जैव ईंधन का प्लांट बैठाएंगे, रिफाइनरी उद्योग, उससे होगा। किसानों की आय दुगुना होगा, कचरा का निपटान होगा, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, कौशल विकास, ये सब के अनुकूल है। तो मेक इन इंडिया आप जो है हरित ऊर्जा के द्वारा कई लक्ष्यों की प्राप्ति आप कर सकते हैं।
तो आप जो है इस दोनों ऊर्जा में अब नवीकरणीय ऊर्जा को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सौर ऊर्जा को क्यों, बायोमास का क्यों, हाइड्रोजन ऊर्जा का क्यों, जैव ईंधन के क्यों? सबका एक कॉमन तर्क है, लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम सबका अलग अलग दिखाएंगे। कुछ नहीं याद है नवीकरणीय ऊर्जा के पक्ष में या महत्व जो है ना, उसे लिखने दीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। ज्यादा इधर करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो नवीकरणीय ऊर्जा का क्या महत्व है वह आप देख लिए हैं। ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूल, ये सब आप देखिए लिए हैं। एक बार और सुन लीजिए, हरित ऊर्जा का महत्व या पक्ष में तर्क। एक तो परंपरागत ऊर्जा की जो चुनौतियां है, सीमाएं, लिमिटेशन है, सीमित भंडार, जीएचजी का उदर्शन, पर्यावरण प्रदूषण, महंगी रख रखाव की लागत, ये हो गया इसके पक्ष में तर्क में। दूसरा तर्क हो जाएगा इसके, यह पर्यावरण अनुकूल है, इससे ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होता है, क्योंकि इससे प्रदूषण से स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, इससे स्वास्थ्य जो है पर सकारात्मक असर पड़ता है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, बीमारी कम होती है, असीमित भंडार आपके पास है, इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आप देख रहे हैं अब रोजगार को कैसे बढ़ावा मिलेगा। अब मान लीजिए सोलर पैनल को लगाने में, मरम्मती करने में, पाइप बिछाने में, मेंटेनेंस में रोजगार मिलेगा, उत्पादन में मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इसके अलावा ऊर्जा गरीबी दूर होगी, ऊर्जा तक सबकी पहुंच होगी, सतत विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति होगा, जो सभी को ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो इसके महत्व आप देख लिए हैं। अब हम लोग चर्चा आगे की ओर मोड़ेंगे। अब हरित ऊर्जा के महत्व या क्या है, अब आप जो है हम उसमें जो है बता दिए। अब मेक इन इंडिया आ जाएगा। तो ऊर्जा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की क्या भूमिका है? तो ऊर्जा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की क्या भूमिका है? तो आप जो है मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया क्या आता है, विनिर्माण को बढ़ावा देता है। तो सौर पैनल हो या उसका पाइप हो या उसका मॉड्यूल हो, उसका बैटरी हो, जल विद्युत के लिए टरबाइन हो या पवन ऊर्जा के लिए टरबाइन हो या हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए रिफाइनरी हो या जैव ईंधन के लिए रिफाइनरी हो, रिफाइनिंग संयंत्र, इससे मेक इन इंडिया का बढ़ावा, विनिर्माण बढ़ेगा। अब तेल को रखने के लिए ड्रम चाहिए ना, ड्राम का उत्पादन होगा, देख रहे हैं, तार का उत्पादन होगा, स्विच का उत्पादन होगा। ये सारे जो है इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, और वही विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तो उसी का नाम है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसके पक्ष में तर्क भी आप देख लिए। अब हम लोग आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब जो है हम आगे जो है शुरू करेंगे ऊर्जा रणनीति और वित्त। हम इसको मिटा के अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग ऊर्जा विजन और या ऊर्जा रणनीति, भारत की ऊर्जा रणनीति पर चर्चा करेंगे। और इस दौरान जो है चारों तथ्यों का हम चर्चा करेंगे। एक बार फ्रेमिंग करके बता रहे हैं कि अगर ऊर्जा रणनीति आ जाएगा, विजन से रिलेटेड आ जाएगा, तो फिर कैसे लिखेंगे आप। बाकी तो हम सबका चर्चा करेंगे ही, पीडीएफ में भी है और हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की ऊर्जा रणनीति के 4 जो है स्तंभ है, दीर्घाव 4 जो है विजन है, रणनीति के 4 स्तंभ है। पहला है ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा का दीर्घावधि प्रयोग। ऊर्जा का दीर्घावधि प्रयोग है, दीर्घावधिक प्रयोग। यानी भारत की ऊर्जा विजन या ऊर्जा रणनीति के 4 स्तंभ है जो आप सामने दिख रहे हैं। सबसे पहला है ऊर्जा तक पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घावधि प्रयोग। अब प्रश्न है कि इस सब का उद्देश्य एक ही है, ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना।
सबका उद्देश्य एक ही है, ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना। ये ऊर्जा रणनीति का लक्ष्य ही है सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना। यानी सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं का पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना। यानी भारत की ऊर्जा रणनीति का लक्ष्य सतत विकास की प्राथमिकताओं को पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना। यह लाइन जरूर याद रखिएगा। नंबर जो बढ़ता है अच्छे अच्छे सेंटेंस से बढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी से बढ़ते हैं। अब इसके 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है ऊर्जा तक सबकी पहुंच होना चाहिए। दूसरा है ऊर्जा दक्षता होना चाहिए। तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा होना चाहिए, यानी ऊर्जा का उत्पादन भी होना चाहिए और उसके प्रयोग दीर्घावधि प्रयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो अगर आप चारों का देखेंगे तो ऊर्जा तक पहुंच, यानी ऊर्जा रणनीति या ऊर्जा न्याय तभी होगा जब देश के आखिरी व्यक्ति तक ऊर्जा की पहुंच होगी। देश के देश के दूरवर्ती सुदूरवर्ती क्षेत्रों में देश के आखिरी व्यक्ति तक, यानी जो सबसे कमजोर है उन तक भी जो है ऊर्जा की पहुंच होनी चाहिए। अब उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उज्ज्वला योजना। सभी भारत के सभी लोगों को जो है, खास करके जो गरीबी रेखा में रहता है, गरीबी रेखा में है, उन सब को जो है सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है वितरण के लिए उज्ज्वला योजना जो है लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत मुफ्त में जो है गैस सिलेंडर कनेक्शन और सिलेंडर दिया जाता है पहुंच के लिए। एलपीजी का उपयोग गरीब आदमी कर रहा है तो उसकी ऊर्जा तक पहुंच है। दूसरा उदय योजना। राज्यों की जो विद्युत वितरण कंपनी थी उसकी वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और राज्यों में विद्युत के विकास के लिए, विद्युत कनेक्शन के लिए यही काम करता है। उसकी माली हालत को सही करने के लिए उदय योजना लाया गया था ताकि वह विद्युत वितरण कंपनी राज्यों के आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो सके और वह जो है राज्य के सभी घरों में ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम कर सके। उदय योजना बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इसके माध्यम से जब कंपनी मजबूत होगा तो निश्चित रूप से वह क्या करेगा, सभी राज्य के सभी आखिरी छोर तक जो है ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देगा, ऊर्जा उत्पादन को, उसके वितरण व्यवस्था को वह मजबूत करने की स्थिति में होगा। सौभाग्य योजना। भारत के सभी घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और आज भारत के सभी घरों में बिजली पहुंच चुका है। सुन लीजिए, यह योजना बहुत काफी कारगर और सफल रहा है। उसके बाद एक देश सभी घरों में प्राकृतिक गैस को पहुंचाने के लिए एक देश एक गैस ग्रिड जो है योजना लक्ष्य रखा गया है। यानी यह गैस ग्रिड के माध्यम से देश के सभी राज्यों में एक गैस का पाइपलाइन बिछा देगा, जिसको जरूरत होगा अपना उपभोग करेगा पैसे से ही। तो इसके लिए प्रयास किया गया है ऊर्जा तक पहुंच के लिए। अब इससे क्या होगा, सभी घरों को जो है विद्युत की आपूर्ति हो जाएगी, जीवन में बदलाव होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा। समझ रहे हैं? ऊर्जा गरीबी दूर होगी। यही टर्मिनोलॉजी है, इसी को बोलना है, आपको लिखना है। उसके बाद ऊर्जा दक्षता। अब मान लीजिए हर व्यक्ति ऊर्जा उपकरण का उपयोग कर रहा है। भाई आप पंखा चलाइए लेकिन थोड़ा सा ऊर्जा दक्ष उपकरण का भी इस्तेमाल कीजिए। अब गैस ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए अब बहुत सारे लोग लाइट जला के सो जाते हैं। जो ललका बल्ब था, पहले जो बल्ब आता था उसमें जो पीला रोशनी होता था उसमें ज़्यादा ऊर्जा खपत होता था। टेक्नोलॉजी के विकास के परिणाम स्वरूप अब एलईडी बल्ब आ गया है, उसमें ऊर्जा कम खपत होता है। तो अब सरकार क्या कर रही है, ऊर्जा दक्षता के लिए, ऊर्जा को बचावा के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पारित किया गया है और लागू भी है। इसके तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन किया गया है। यह संस्था देश भर में ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा बचत के लिए विभिन्न प्रोग्राम जो है चलाता है। अब जो है इसमें इसका सबसे पहला प्रोग्राम है
इसका प्रोग्राम स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम यह 21 उपकरणों को पंखा, टेलीविजन, फैन, ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का क्या करता है, रेटिंग प्रदान करता है, 5 रेटिंग, 4 रेटिंग, 3 रेटिंग। और इसके माध्यम से आप रेटिंग देखकर आप पता लगा सकते हैं कि किस में ज़्यादा ऊर्जा खपत होता है। जिसमें ज़्यादा खपत होगा उसको नहीं लेंगे, जिसमें कम ऊर्जा खपत होगा वह ले लीजिएगा। आप देखते होंगे 5 रेटिंग का, 3 रेटिंग का, 2 रेटिंग का पंखा, टेलीविजन, फैन आप देखते होंगे। ऊर्जा संरक्षण भवन, अब जो भवन में बहुत सारा ऊर्जा खपत होता है, अनावश्यक चर्चों के पथ को लाइट, पंखा ये सब जलाता है, प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था नहीं रहती है, तो इसके लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तैयार किया गया है। यह जो है 100 किलोवाट से 100 किलोवाट या उससे अधिक 120 किलोवाट और इससे अधिक लोड वाले भवनों पर लागू किया जाता है, ताकि भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके। जो परंपरागत लाइट था, स्ट्रीट लाइट या ये लाइट जो था, उसमें अधिक ऊर्जा खपत होता था। अब इसके लिए उजाला योजना जो है शुरू की गई है। इसके तहत सब्सिडी दरों पर एलईडी बल्ब जो है दिया जाता है। और जितने भी वाहन चल रहा है, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, ये सब पर वाहनों पर ईंधन दक्षता लागू किया गया है। जो वाहन निर्माता कंपनी है उसको लिमिट बांध दिया गया है कि आप जो वाहन बनाएंगे उसमें ऊर्जा की खपत जो है एक सीमा तक ही होनी चाहिए, समझ रहे हैं, उसे माइलेज भी देना चाहिए। तो ईंधन दक्षता ब्यूरो वाहनों पर ईंधन दक्षता मानदंड लागू किया गया है, ब्यूरो नहीं होगा, लागू किया गया है। वहाँ चले गए हैं, हाँ, तो लागू किया गया है। इसके अलावा जो है ऊर्जा संरक्षण अपैट प्रोग्राम जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का है। यह प्रोग्राम जो है अधिक ऊर्जा गहन उद्योगों में जो पर लागू किया जाता है, जिस उद्योगों में अधिक ऊर्जा खपत होती है, और इसके माध्यम से जो है ऊर्जा को बचाया जाता है। अधिक ऊर्जा गहन उद्योगों में से इस मानदंड को लागू करके, समझ रहे हैं, उसके ऊर्जा बचाने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह ऊर्जा दक्षता के लिए तमाम प्रोग्राम आप देख लिए हैं। आप लोग भी अगर ऊर्जा दक्षता में योगदान देना चाहते हैं तो कम जो है ऊर्जा खपत वाला पंखा यूज कीजिए, कम ऊर्जा खपत वाला जो है वाहनों पर चलिए, लोगों को जागरूक कीजिए, समझ रहे हैं, जागरूक कीजिए। जो उत्पाद खरीद रहे हैं उस उत्पाद में जो है कम ऊर्जा खपत वाला उत्पाद हो, ग्रीन उत्पाद हो। अब ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या प्रयास किया है, अब देखिए, अगर सही रूप से देखिएगा तो सारा प्रयास ऊर्जा संरक्षण की सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना हम पहले ही बता चुके हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सारे जो है इसमें शामिल है। जैव ईंधन को बढ़ावा देना, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन अभी लॉन्च किया गया है। 15 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री जो है इसकी घोषणा किए थे, और बजट में भी जो है इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बैटरी चालित वाहन के लिए फेम योजना। अब इसके बाद अब हम लोग एक एक करके इसी को चर्चा करेंगे। अब कल के वीडियो में हम इस सब को चर्चा करेंगे। इसका चर्चा हो गया है, नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा, बैटरी चालित वाहन, इस सब पर कल की वीडियो में चर्चा होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं देख पाएंगे आप लोग। और इसके बाद एक नवीकरणीय ऊर्जा बच जाएगी, फिर कल उसका जो है परसों हम चर्चा करेंगे। 3 वीडियो हम बोले ही थे, 3 वीडियो होगा।